अगर मैं आपको अभी इतनी कंपनीज दिखा दूंगा, इतनी लंबी लिस्ट दिखा दूंगा, मैं आपको सीरियसली बताऊं, कनाडा में ना इस वक्त कम से कम 100 से ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। आप मेरे को अपने दिल से खुद, अगर मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं और उसमें आपको एक्सप्रेस एंट्री और जो इस प्रोग्राम के सेटलमेंट फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है उनका कंपैरिजन दिखाए, तो आप खुद देख लीजिएगा। आप अपने एम्प्लॉयर से भी इस चीज की हेल्प मांग सकते हैं कि इफ यू कैन रिकमेंड समवन। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jatandeep Bahel and I hope you guys doing fantastically well today. गाइज, आज जिस प्रोग्राम के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस प्रोग्राम के को एज एन ऑप्शन अपने लिए रखा है कि नहीं रखा है, बट ट्रस्ट मी, आज की वीडियो ये देखने के बाद आप डेफिनेटली इसको अपने जो भी प्रोसेस है कनाडा इमिग्रेशन के लिए उसमें डेफिनेटली इसको ऑप्शन रखेंगे ही रखेंगे। और वो मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद एग्जैक्टली पता चल जाएगा। चलिए हम सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जी। सबसे बड़ा पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। दूसरा, आपको इसमें कोई एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल भी बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, इसमें कोई LMIA की जरूरत नहीं है, और वो LMIA की जरूरत क्यों नहीं है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जहां तक हमारी लैंग्वेज की बात आती है, अगर IELTS में आपके CLB 4 या CLB 5 भी आए तब भी चलेगा। इसमें CLB 7, 8, 9 ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा अगर आपका प्रोफेशन नॉक टीयर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो, इन चारों में कोई भी है, आप तब भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सुनिए, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स है, दैट्स इट। और ये जो प्रोग्राम है ये 4 प्रोविंसेस को कैटर करता है। पहला तो है हमारे पास जो आता है न्यू ब्रम्सविक, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स। इस प्रोग्राम का नाम है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। मैं एक और चीज आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, आई एम डेफिनेटली श्योर इसके बाद इस प्रोग्राम रिलेटेड आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ व्हाट आई सी, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है, चाहे आप स्किल्ड वर्कर हैं या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पाथवेज फॉर PR। इसके अलावा इस वीडियो में एक फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए, अब मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। पहले हम बात करेंगे स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर। अब मेरी वीडियो बड़ी ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। पेन और पेपर चाहे लेके बैठ जाइए अपने पास और नोट करते रहिए जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। अब हमारे वर्क एक्सपीरियंस में पहला पॉइंट आता है दैट यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस तो अपनी होम कंट्री में जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए चाहिए। और वो एक्सपीरियंस कैसे कैलकुलेट होगा? अगर आपने कम से कम एक हफ्ते में 30 आवर्स वर्क किया है और पूरे साल में टोटल 1560 आवर्स वर्क किया है। आपकी जॉब चाहे पार्ट टाइम है चाहे फुल टाइम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हाँ, अगर आपने इंटर्नशिप की है या वॉलंटियर वाला कोई काम किया है तो वो नहीं माना जाएगा, आपका वही एक्सपीरियंस माना जाएगा जिसमें आपको पे मिली है। उसके अलावा अगर आपका खुद का कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला काम है तो उसमें भी ये वर्किंग आवर्स नहीं माने जाएंगे। मगर हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस कनाडा में है तो उसके लिए आपके पास एक वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपका वर्क एक्सपीरियंस नॉक कोड 2021 के जो टीयर 0, 1, 2, 3 या 4 इनमें से किसी में भी है तो वो एलिजिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो आपके जो एक्सपीरियंस है उस रिलेटेड आपको एजुकेशन क्या होनी चाहिए उसकी डिटेल्स मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। तो गाइज़, ये आपकी टीयर कैटेगरी एंड एग्जांपल्स ऑफ जॉब है। इसमें आप देख पा रहे हैं कंप्लीट लेफ्ट साइड पे टीयर 0, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। उसके साथ ऑक्यूपेशन टाइप्स की इन टीयर्स में कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस आती हैं एंड राइट साइड पे कंप्लीट एग्जांपल दिए हुए हैं जॉब्स के। सो अगर आप टीयर 0 में हैं तो वो उसमें मैनेजमेंट पोजीशंस आती हैं। टीयर 1 में यूजुअली वो ऑक्यूपेशंस आते हैं जो कि यूनिवर्सिटी डिग्री की हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी डिग्री की हुई है। टीयर 2 में मोस्टली वो आते हैं जिन्होंने कॉलेज डिप्लोमा किया हुआ है एंड सो ऑन। टीयर 4 में हाई स्कूल डिप्लोमा एंड जहाँ तक टीयर 5 की बात आती है वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें। चलिए, अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट एजुकेशन पे।
देखिए, अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो नॉकआउट टीयर 0 या 1 में है, तो उस केस में मिनिमम जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, विच शुड बी इक्वलेंट टू कैनेडियन एजुकेशन। अगर आप कनाडा से बाहर हैं तो उस केस में आपको अपनी ईसीए करानी पड़ेगी। ईसीए का मतलब है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो कि 4 या 5 ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, जिसका नाम है वेस, IQAS, ICES एंड CES। आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अपना ईसीए करा सकते हैं, बट याद रहे अगेन, आपका जो एजुकेशन है वो एटलीस्ट 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी इक्वलेंट टू कनाडा होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस नॉकआउट टीयर 2, 3 या 4 में है, तो उस केस में जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम कनाडा का हाई स्कूल डिप्लोमा के हिसाब से। उसकी इक्वलेंसी जानने के लिए आप अगेन अपनी एजुकेशन का ईसीए करवा सकते हैं। ईसीए मस्ट है, चाहे आपका नॉकआउट किसी भी नॉकआउट में एक्सपीरियंस हो, ईसीए तो आपको कराना पड़ेगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम अपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आपका एक्सपीरियंस नॉकआउट 0, 1, 2 या 3 में है, तो उस केस में आपको सिर्फ CLB 5 चाहिए। मगर अगर आपका नॉकआउट टीयर 4 है, तो उस केस में आपको और भी कम CLB चलेगा, CLB 4। अब जो आप टेस्ट दे सकते हैं वो दे सकते हैं सेल्पिप या फिर आइल्स। मगर याद रखिए, एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो टेस्ट है वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एप्लीकेबल नहीं रहता। अब CLB 5 और CLB 4 आइल्स में क्या उसकी डेफिनेशन है, उसका कंपैरिजन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। So this is the chart I was talking about. You can on the extreme left आप देख सकते हैं CLBs and उसके साथ listening, reading, writing, speaking modules के bands देख सकते हैं. So if you are on CLB 4, it means that for listening, reading, writing, speaking, it's 4.5, 3.5, 4 and 4. And for CLB 5, the bands are 5, 4, 5 and 5. अब हमारा चौथा पॉइंट आता है सेटलमेंट फंड्स। देखिए, जहां तक सेटलमेंट फंड्स की बात है, आप चाहे अकेले आ रहे हैं या आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपको सेटलमेंट फंड्स सबके दिखाने पड़ेंगे। सबके दिखाने पड़ेंगे का मतलब यह है कि आपकी जो भी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको उनको सेटलमेंट फंड्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब जहां तक सेटलमेंट फंड्स की अमाउंट की बात आती है, आप वो देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। जितने भी हमने इस एक्सप्रेस एंट्री के, चाहे आप जो भी सेटलमेंट फंड्स देख ले, कोई भी PNP प्रोग्राम के सेटलमेंट फंड्स देख ले, इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए सेटलमेंट फंड्स सबसे कम है। अगर मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं और उसमें आपको एक्सप्रेस एंट्री और जो इस प्रोग्राम के सेटलमेंट फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है उनका कंपैरिजन दिखाया, तो आप खुद देख लीजिएगा। So guys, here you have a chart. On the extreme left, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद बीच में फंड्स रिक्वायर्ड लिखे हैं एक्सप्रेस एंट्री के अंदर या फिर और भी कोई PNP प्रोग्राम्स के अंदर, और एक्सट्रीम लाइट में फंड्स रिक्वायर्ड लिखे हैं जो कि हमें अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए चाहिए। तो आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं डिफरेंस। अगर एक मेंबर है फैमिली में जहाँ एक्सप्रेस एंट्री में फंड्स की रिक्वायरमेंट है 13,213, वहीं आपकी Atlantic immigration में same requirement है 3,300. So you can see the major difference. Same goes with 2 members, 3 members. आप अपनी तरह अपने आप इसमें difference compare कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं ऑन अ वैलिड वर्क परमिट, तो फिर तो उस केस में आपको ये भी फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा 5वां पॉइंट आता है जॉब ऑफर। जहां तक आपकी जॉब ऑफर की बात आती है, इट मस्ट बी ओनली फुल टाइम एंड नॉट सीजनल। सीजनल का मतलब है साल में 5 महीने की जॉब या 6 महीने की जॉब, ऐसा नहीं चलेगा। आपको वो जॉब होनी चाहिए, आपके पास वो जॉब ऑफर होना चाहिए जिसमें आपको उस काम पूरे साल करना है। उसके अलावा अगर आपका जो जॉब ऑफर है वो आपको मिलता है नॉक 0, 1, 2, 3 में, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो कम से कम आपकी परमानेंट रेजिडेंट लगने तक के बाद 1 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि समझ लीजिए अभी हम बैठे हैं सितंबर 2023 में, ठीक है सर, आपकी परमानेंट आपको जॉब ऑफर मिल गया, ठीक है, आपको सितंबर में, आपको अक्टूबर में जॉब ऑफर मिल गया, ठीक है, आपकी परमानेंट रेजिडेंसी लगती है समझ लीजिए मार्च 2024 तक। तो ये जो जॉब ऑफर है इसकी वैलिडिटी कम से कम मार्च 2025 तक होनी चाहिए। मतलब PR लगने के बाद 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहनी ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपका जो जॉब ऑफर है वो है नॉक टीयर 4 में मिला है, तो उस केस में जो जॉब ऑफर है उसमें कोई एंड डेट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी परमानेंट जॉब।
अब हम बात कर लेते हैं आपका जॉब ऑफर किस टाइप का होना चाहिए। देखिए, जो भी आप अभी जॉब कर रहे हैं अपनी कंट्री में बैठ के, कम से कम जो जॉब ऑफर है उस लेवल के स्किल्स का तो होना ही चाहिए, या उससे ज्यादा। अब जो स्टार्टिंग में वीडियो में अगर आपको याद होगा, मैं आपको बता रहा था कि LMIA की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात तो है, सबसे बड़ा फायदा है जो LMIA का झंझट होता है ना, 2-3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, एक तो वो बिल्कुल खत्म है। उसके बाद एम्प्लॉयर के ऊपर भी बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है कि हाँ भाई, हमें अगर बाहर से आदमी को हायर करना है, फॉरेन नेशनल को हायर करना है, तो उसके लिए हमें LMIA का प्रोसेस करना पड़ेगा। इसमें वो भी बिल्कुल टेंशन नहीं है। उसके अलावा ये जो एप्लीकेबल है ये 4 प्रोविंसेस में है। मगर अगर आपका जब जॉब ऑफर लगता है तो उस केस में आप अपने एम्प्लॉयर से पूछेंगे कि आप डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं कि नहीं इस प्रोग्राम के लिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं, हम डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, समझ लीजिए, तो उस केस में आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज आप उसके लिए अप्लाई करें। अगर मैं आपको अभी इतनी कंपनीज दिखा दूंगा, इतनी लंबी लिस्ट दिखा दूंगा इन 4 प्रोविंसेस में, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई कंपनी मिस आउट है। मतलब इन सबको LMIA की जरूरत नहीं है। इस LMIA का प्रोसेस आपके लिए करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आपको मैं अभी हर एक प्रोविंस की डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट दिखाता हूं स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट दिखा देता हूँ नोवा स्कोशिया की। इसमें कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे लिख लीजिए डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स ऑफ नोवा स्कोशिया, तो सेकंड लिंक ही आपको ये मिल जाएगा, नोवा स्कोशिया इमिग्रेशन। आपको इसको क्लिक कर लेना है। जैसे आपको क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आए ना, ये लिस्ट को आप डाउनलोड कर लें और ओपन कर लें। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ डेजिग्नेटेड इन नोवा स्कोशिया अंडर द अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। द लिस्ट डज नॉट इंडिकेट दैट दीज एम्प्लॉयर्स आर हायरिंग। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू एडवर्टाइज वैकेंसीज टू बी फिल्ड। तो जरूरी नहीं है ये सारी कंपनीज इस टाइम हायर ही कर रही हैं, बट दीज आर द डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स। नाउ दीज एम्प्लॉयर्स डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट रिक्वायर टू हैव एन LMIA टू ऑफर एनीबडी अ जॉब। तो ये आपकी लिस्ट, और लिस्ट बहुत लंबी है, आप देखते रहिए, ख़त्म ही नहीं होगी। बहुत लंबी लिस्ट है। मैं नीचे, तो ये आप गूगल में टाइप करके अपने अपने लिए भी ये लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आप गूगल में अब न्यू ब्रुंसविक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स टाइप कर लें तो इसमें आपको न्यू ब्रुंसविक की डेजिग्नेटेड लिस्ट मिल जाएगी। पहले लिंक को क्लिक कर लें, इसको डाउनलोड कर लें, ओपन कर लें। ये देखिए, ये राइट साइड में लिखा हुआ है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स। तो ये सारी उसकी आपको डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट मिल जाएगी। और इसके लिए आप जॉब पोर्टल पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है डेजिग्नेटेड अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। इसका जो जॉब पोर्टल है वो है www.nbjobs.ca। आप इस पे जाके रिक्वायरमेंट्स इन कंपनीज़ की देख सकते हैं। फिर आप ऐसे ही गूगल में आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड भी टाइप कर सकते हैं डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़। पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, उसको आप क्लिक कर लें। इसमें आपको सारी जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हैं अंडर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, वो भी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनीज़ में पोजीशंस ओपन है, ताकि आप उन पोजीशंस में अप्लाई कर सकें। हमारी चौथी प्रोविंस आती है न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। तो इस पर भी आप गूगल पे यही टाइप कर लें, और ये देखिए, ये आपको यहाँ पे जो भी न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर में डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स है उसकी लिस्ट भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। मैं आपको सीरियसली बताऊं, कनाडा में ना इस वक्त कम से कम 100 से ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं कनाडा के इमिग्रेशन के लिए सिर्फ। अगर आप इन प्रोग्राम्स को और रिसर्च करेंगे, आई एम डेड श्योर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि ये जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, जहां पे भी आपका अभी जो एक्सपीरियंस है उससे मैचिंग जो कंपनी अगर वो बिजनेस में है, आपको वो देखना है कौन कौन सी कंपनीज हैं। उसके अलावा जरूरी नहीं है ये जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाई है ये सब में जॉब्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जॉब बैंक में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, या आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्रोविंसेस के अलग अलग जॉब पोर्टल्स हैं, आप इन प्रोविंसेस के जॉब पोर्टल पे जा सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं कौन कौन से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में रिक्वायरमेंट्स चल रही है, उन रिक्वायरमेंट्स में आप अप्लाई करें। अब हमारा अगला पॉइंट आता है सेटलमेंट प्लान। जैसे कि नाम सजेस्ट आपको कर रहा है, सेटलमेंट प्लान का मतलब बस यही है, ये आपको एक तरह का प्लान है जो कि आपको और आपकी फैमिली को हेल्प करता है उस प्रोविंस में रहने के लिए,
जहां पे आपकी जॉब लगी है। उसके अलावा आपको इन सेटलमेंट प्लान्स के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। दीज प्लान्स आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आपको जॉब ऑफर लगे तो आप अपनी ही जो प्रोविंस में आपकी सिलेक्शन है, सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयर से भी इस चीज की हेल्प मांग सकते हैं कि इफ यू कैन रिकमेंड समवन। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं तो उस केस में आप जिस प्रोविंस में सिलेक्ट हुए हैं उसी प्रोविंस में कोई ना कोई आपको सेटलमेंट एजेंसी मिल जाएगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन एम्प्लॉयर से आप हेल्प मांग सकते हैं। एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करके आप उनको बोल सकते हैं प्लीज रिकमेंड अस कि हम किनसे बात करें। हमारा अगला पॉइंट आता है सर्टिफिकेट ऑफ एंडोर्समेंट। नाउ जैसे ही आपका सेटलमेंट प्लान खत्म होता है उसके बाद आपको जिस प्रोविंस में आपकी जॉब लगी है वो प्रोविंस आपके जॉब ऑफर को एंडोर्स करेगी। बट आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें आपका कोई काम नहीं है। जो भी काम है ये एम्प्लॉयर करेगा, वो ही आपको प्रोविंस से जॉब ऑफर आपके एंडोर्स करवाएगा। मगर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब तक आपकी प्रोविंस जिसमें आप सिलेक्ट हुए हैं, जब तक वो जॉब ऑफर को आपकी एंडोर्स नहीं कर देते तब तक आप पीआर के लिए अप्लाई ना करें, अपने पीआर के लिए एप्लीकेशन ना सबमिट करें। इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज हो सकता है आपकी पीआर इसी के कारण रिजेक्ट भी हो जाए। और जब भी प्रोविंस आपके जॉब ऑफर को एंडोर्स कर देगी आपकी ईमेल पे भी सर्टिफिकेट ऑफ एंडोर्समेंट आ जाएगा। और उसके बाद जब आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन रेडी कर रहे हैं तो उसमें आप अपने सर्टिफिकेट ऑफ एंडोर्समेंट को इंक्लूड करेंगे, मतलब अटैच करेंगे। चलिए अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या बातों पे डिस्कस किया है। पहला है आपका वर्क एक्सपीरियंस, फिर एजुकेशन, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, सेटलमेंट फंड्स, जॉब ऑफर, सेटलमेंट प्लान एंड सर्टिफिकेट ऑफ एंडोर्समेंट। हमारा अगला स्टेप आता है दैट वी अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। अब परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि कहां से आपको अप्लाई करना है। स्टेप 2 आता है कि इसमें काफी फॉर्म्स होते हैं जिसको आपको फिल करना होता है। वो फॉर्म्स की लिस्ट अभी आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। जैसे मैं आपको बोल रहा था ये कुछ फॉर्म्स है, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स है जिसको आपने ध्यान रखना है। एक है आपका IMM 0008, दैन सेकेंड IMM 5669, IMM 5406, IMM 5562, then you have IMM 5501, then 5409 and 5604। इसमें हो सकता है एक दो आपको फॉर्म्स की ज़रूरत ना पड़े, या हो सकता है आपको सारे फॉर्म्स की ज़रूरत पड़े। तो ये आप अपनी तरफ से एक बार चेक कर लीजिएगा, आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं, उस हिसाब से ये रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है जो ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो ये है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में बता रहा हूँ आपको। अब ये है फॉर्म IMM 0155, इसको आप यहाँ पे क्लिक कर ले। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको आप डाउनलोड कर लें और ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं, उन सब की डिटेल्स यहाँ पे है। जैसे जैसे वो आपके डॉक्यूमेंट्स होते रहेंगे आप आगे बॉक्सेस जो हैं उनको क्लिक करते रहें, और जैसे आप पीआर की एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हैं तो आपको ये साथ में फॉर्म भी सबमिट करना है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का। तो ये ज़रा आप ध्यान से इसको ज़रूर एक बार पढ़ें। Step 3 that you have to pay the fees. The fees is $1,365. Step 4 is once you are done with these all documentations, you have to upload online and submit them. अब अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। पहला तो that you answer all the questions. उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली साइन योर एप्लीकेशन, टाइप योर फुल नेम exactly as shown on your passport, include your processing fees receipt and upload all the supporting documents. कहने का मतलब यह है जो भी आपके फॉर्म्स है जो आपको फिल करने हैं उसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेट होगी जो वहां पे वो पूछेंगे उन सबको भी अपलोड आपको करना है। नाउ इस प्रोग्राम के सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप चाहे, आपके पास दो ऑप्शन है। एक आप जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप चाहे तो सिर्फ डायरेक्टली पीआर पे जा सकते हैं, या आप चाहे तो अपने वर्क परमिट पे भी वहां जा सकते हैं। एंड जब वर्क परमिट पे वहां पे होंगे तो इन अ मीनवाइल आपका पीआर एप्लीकेशन भी चलता रहेगा। मगर जब आप वर्क परमिट पे जाएंगे तो वर्क परमिट की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 2 साल की है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये 4 प्रोविंसेस में ही एप्लीकेबल है और किसी प्रोविंस में एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा जब आप वर्क परमिट पे जाते हैं
तो आप सिर्फ उसी सेम कंपनी के लिए काम कर सकते हैं जिससे आपको जॉब ऑफर मिला है, और किसी कंपनी से आप काम नहीं कर सकते। फिर हाँ, जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है या एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है या फिर वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस बिल्कुल नहीं होंगे। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अप टू डेट रखा जाएगा। फिर आपको एक रिक्वेस्ट भी आएगी कि अपनी फिंगरप्रिंट्स को डन करें जो कि है बायोमेट्रिक्स। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दिया जाएगा। फिर आपको रिक्वेस्ट आएगी मेडिकल एग्जाम के लिए। उसके बाद आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है उसको वेरीफाई किया जाएगा और एंड देन लास्ट में आपकी एप्लीकेशन पे डिसीजन ले लिया जाएगा। अब जहां तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात आती है, उनके लिए यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट ऑफ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इन एनी ऑफ दीज 4 प्रोविंसेस ओनली। इसके अलावा अगर बाहर से हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये 4 प्रोविंसेस में ही आपको अपनी एजुकेशन करनी है और आपकी जो एजुकेशन है वो मिनिमम 2 इयर्स की होनी ही चाहिए। अब वो चाहे डिग्री हो, डिप्लोमा हो या एनी सर्टिफिकेशन कोर्स हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगेन इट शुड बी ऑफ मिनिमम 2 इयर्स। उसके अलावा इट हैज टू बी फुल टाइम। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो भी डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें आप कोर्स कर सकते हैं, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये देखिए आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में जो रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस है इसकी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके इंस्टीट्यूशन का नाम है और राइट साइड पे प्रोविंस, कौन से प्रोविंस में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है उसकी लिस्ट है इसमें कंप्लीट। तो अगर आपकी एजुकेशन इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में है और फॉर प्रोविंसेस इन हेड, तो तभी आप इस प्रोग्राम के लिए जो कि है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, इसके अंदर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेल गाइस, दैट वुड बी ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इस प्रोग्राम रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल। गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बटन को भी दबाना मत भूलिएगा एंड आई सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।